हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल भगल क्लासेस। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस चैप्टर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी उसे हम पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे हम छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देश भर में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मटेरियल अगर कुछ है तो वो है एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी को तैयार कर लेते हो तो लगभग आपका सारा मटेरियल प्रिपेयर हो जाता है। इसमें शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, सभी छोटे छोटे शब्दों का मीनिंग आपको पता लगता है। तो हम 0 लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम 6th से 12th तक की सभी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। 6th क्लास की एनसीईआरटी खत्म होने पर आपको मैं इसकी अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। कैसे पता लगाएं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि आखेटकों का मतलब है शिकारियों। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो अतीत के बारे में ये सारी जानकारी है जो कि हम हासिल कर सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ये हम आगे पता लग जाएगा, एक मैप दिया होगा उसमें हम देख लेंगे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। तो हमें यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लाइन पता लगती है कि कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है चीजें इकट्ठा करने वाले, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रहण किया करते थे। मतलब आसपास के जंगलों में जो भी चीजें उन्हें मिलती थी उनको इकट्ठा करके वो उनका संग्रहण करते थे, जीवन यापन के लिए उन चीजों का यूज करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। अब वो जानवरों का शिकार भी करते थे और जंगलों से अपनी डेली नीड के लिए चीजें इकट्ठा कर लिया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये 2 पहाड़ियों का नाम लिया गया है, इन दोनों को हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने मिलकर गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही हो गया कि भेड़, बकरी और बैलों को अपना पालतू पशु बनाना शुरू कर दिया। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया था? विंध्य के उत्तर में। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियां उन्हें कहा जाता है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब सहायक नदियों से हम क्या समझ रहे हैं कि एक बड़ी नदी है, उसमें आकर छोटी छोटी नदियां जब मिल जाती हैं तो उन छोटी नदियों को बड़ी नदी का सहायक नदियां कहा जाता है। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व
इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। तो सबसे पहले नगर कब बनने शुरू हुए थे? 1400 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे। तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर का निवास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो हमें एक यहाँ से ये लाइन और पता लग रही है, गंगा और उसकी सहायक नदियां जो भी थी उनके समुद्री तटवर्ती किनारों के आसपास लोगों ने नगर बसाने शुरू किए। और कब बसाने शुरू किए थे? 2500 वर्ष पूर्व। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध इस समय बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी रहती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना असंभव नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकते थे। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकते थे और गहरे समुद्रों को पार कर सकते थे। महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार अपनाते रहते हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडीज से लिया गया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि इंडिया शब्द कहाँ से लिया गया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ऐसे एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, जो कि हमारा देश भारत है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले यूनानी और ईरानियों ने सिंधु वाले हिस्से को हिंदोस या फिर इंदोस नाम दिया और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश है उसको इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया गया था। उससे भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? आरंभिक कृति ऋग्वेद में, जो कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। अतीत के बारे में कैसे जानें? तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि हम किस तरीके से अतीत को जान सकते हैं? अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। पुरानी पुस्तकों को पढ़ना या फिर उनको ढूंढकर उनमें से ज्ञान को प्राप्त करना, ये एक अच्छा तरीका होगा अतीत को जानने के लिए। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो भी पुस्तकें हाथ से लिखी हुई होंगी उन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। तो हमें ये एक चीज पता लगती है यहाँ से कि हाथ से लिखी हुई जो पुस्तकें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। हाथ से लिखी पुस्तकों के संदर्भ में हिंदी भाषा में पांडुलिपि कहा जाता है। उसी तरह अंग्रेजी भाषा में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है।
मेन्यू शब्द जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, उसका अर्थ भी हाथ है। तो हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर पांडुलिपि कहते हैं। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। इतने वर्षों में से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। तो हमें क्या पता लगा कि जो भी पांडुलिपियां हैं वो मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो जो भी पांडुलिपियां हमें मिली हैं उनमें धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि के बारे में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं, जिनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। तो यहाँ से एक और पॉइंट मिलता है कि जो प्राकृत भाषा है उसका प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षित कठोर सतहों पर उत्कृष्ट किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कृष्ट करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनकी पालना कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कृष्ट करवाए हुए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इतने वर्षों में से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। तो हमें क्या पता लगा कि जो भी पांडुलिपियां हैं वो मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो जो भी पांडुलिपियां हमें मिली हैं उनमें धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि के बारे में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं जिनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें अभिलेख का मतलब समझ में आ गया कि अभिलेख क्या है। कुछ इम्पोर्टेंट आदेश होते थे जो कि प्रजा के लिए, आम जनता के लिए राजा के द्वारा किसी पत्थर पर उत्कीर्ण करवाए होते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशिष्ट चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु वस्तु की भी बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढा करते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्तोत्र शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते थे कि ये अतीत का अध्ययन करते हैं। स्तोत्र के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। तो स्तोत्र से यहाँ पे उनका ये कहना है कि जो भी उन्हें जानकारी या जो भी मटेरियल मिल रहा है उससे जो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा वो एक स्तोत्र का काम करेगा। स्तोत्र के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्तोत्रों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्तोत्र का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो जो भी उन्हें स्तोत्र मिलते हैं, छोटी छोटी चीजें मिलती हैं, उन सभी को इकट्ठा कर करके वो इतिहास को धीरे धीरे जानने में उपयोग करते हैं।
इस वजह से उन सभी चीजों को स्तोत्र के रूप में संबोधित किया गया है। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूहों के लोग के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों और कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रहण द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान हैं। तो जिस तरह आज के समय में हर व्यक्ति अपना कार्य अलग अलग तरीके से करता है, अपना जीवन यापन अलग अलग तरीके से करता है, वैसे ही अतीत में भी ये सब चीजें समान थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यह कारण था कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते थे। राजाओं द्वारा अभिलेख लिखवाए जाते थे जिसमें उनकी सारी जानकारी होती थी कि उन्होंने कितनी विजय प्राप्त की, परंतु आम लोग जैसे शिकारी, मछुआरे ये सब अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे। ये हमें अतीत से पता लगता है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने की मदद मिलती है। हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथियों के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, महावर्ष जैसे 2000 या इस तरह की कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जीवन की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जीवन के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जीवन के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथि का उल्लेख करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो होप सो आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, या तो आप उन्हें अपने नोट्स में उतार सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जैसे ही 6th क्लास की एनसीईआरटी खत्म होगी तो उन सभी के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।